नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वैलेंटाइंस डे के मौके पर हमारी खास पेशकश, इतना प्यार शेयर जोड़ीदार। वैलेंटाइंस डे ये दिन है जोड़ियों के नाम, प्यार का पैगाम, जिसमें कि आज प्यार करने वालों का दिन है। और इस खास दिन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो जोड़ीदार जो इस वैलेंटाइंस डे को आपके लिए बनाएगा खास। हम बात कर रहे हैं उन जोड़ीदार शेयरों की जो न सिर्फ अब तक निवेशकों को जोरदार कमाई कराते आए हैं, बल्कि आगे भी इनकी जोड़ी आपको जोरदार रिटर्न दिलाते रहेंगे। आखिर ये जोड़ीदार शेयर कौन कौन से हैं और इनको लेकर आगे के क्या ट्रिगर हैं, इसी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल शो की खास पेशकश, इतना प्यार शेयर जोड़ीदार। और शो में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल। सनी, थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए। और आज जिन स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, देखिए अमूमन बाजार में हम देखते हैं वैलेंटाइंस डे के मौके पर साथ में जीने मरने की कस्में तो सभी खाते हैं, लेकिन बाजार में भी ऐसे कुछ शेयर्स हैं जो साथ में जीने मरने की कस्में खाकर बैठे हुए हैं। जब भी कुछ खबर आती है, अच्छी खबर आती है, तो ये शेयर्स साथ में चलने लगते हैं, और जब खराब खबर आती है, कोई नेगेटिव खबर आती है, तो ये साथ में टूटने भी लग जाते हैं। तो इन्हीं को स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर उन स्टॉक्स पर हमारा फोकस होगा जो कि पिछले कुछ समय से साथ में ही जोरदार रिटर्न दे रहे थे। और ऐसे में इन दोनों ही जोड़ियों में क्या दोनों में साथ में पैसा लगाना चाहिए, या पैसा लगाने का मौका है, या फिर दोनों स्टॉक्स में कोई एक आपको पसंद आ रहा है, ये हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो सनी, बहुत बहुत धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश को अपना समय देने के लिए। शुरुआत तो सबसे पहले हम करेंगे एक जोड़ी के साथ जो कि पिछले कुछ समय से काफ़ी फोकस में बना हुआ है। ये पूरा का पूरा सेक्टर ही फोकस में है, और हम बात कर रहे हैं पावर सेक्टर की। और इस स्पेस में दो स्टॉक्स, पावर फाइनेंस कंपनियां आरईसी और पीएफसी, ये दो स्टॉक्स लगातार पिछले काफ़ी समय से फोकस में बनी हुई हैं। अगर पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो रिटर्न भी लगभग दोनों का बराबरी पर ही है। आरईसी ने पिछले एक साल में करीब 300% का रिटर्न दिया है, और पीएफसी की बात करेंगे तो 266%, यानी 260% के आसपास ये स्टॉक चल चुका है। तो देखिए, दोनों का रिटर्न भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट बराबरी का ही मामला है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार का फोकस पावर स्पेस पर है, सोलार एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर फोकस बना हुआ है, तो इन दोनों कंपनियों को भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि इससे जुड़े कुछ मजबूत प्रोजेक्ट्स, कुछ मजबूत ऑर्डर हैं। आरईसी पीएफसी के पास लेंडिंग बुक इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बीते कुछ समय में हमने देखा नतीजे भी काफ़ी अच्छे आए हैं। दोनों ही कंपनियों के एसेट क्वालिटी मजबूत हुई, और दोनों ही कंपनियों के मार्जिन देखिए अपने हेल्दी लेवल्स पर पहुंच चुके हैं, एक मजबूत लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। अगर तीसरी तिमाही में ही आरईसी के मार्जिन की बात करेंगे तो 3.7% पे मार्जिन पहुंच चुके हैं, और पीएफसी का मार्जिन देखिए 3.5% पे पहुंच चुका है। और क्योंकि आज हम जोड़ीदार शेयरों की बात कर रहे हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसी खबर आती है, दोनों साथ में चलते हैं, आरईसी पीएफसी, और जब गिरने का नंबर आता है तो दोनों साथ में गिरने भी लगते हैं। तो सनी, ये दो जो कंपनी है, ये जो जोड़ी है, कैसी लग रही है आपको ये जोड़ी? क्या व्यू बन रहा है? दोनों स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं आपको, या फिर कोई एक स्टॉक के साथ जाना चाहेंगे वैल्यूएशंस के लिहाज से? दोनों कंपनियों पर अपनी राय दीजिए। गुड आफ्टरनून पूजा जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। पहले तो पीएफसी और आरईसी की बात करते हैं तो मुझे दोनों में से पीएफसी थोड़ा बेहतर लगता है, और इसका एक ये कारण ये है कि पीएफसी जो है वो एक पेरेंट कंपनी है आरईसी की, तो आरईसी में पीएफसी का 52% स्टेक है, और इसके चलते मुझे लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं एक कंफर्ट मिलता है कि जो पीएफसी है वो ऑलरेडी एक आरईसी में एक अपना स्टेक होल्ड करती है, और वैल्यूएशन के लिहाज से कहीं न कहीं एक वो कम्फर्ट भी ऑफ़र करता है। तो मुझे लगता है कि जो पीएफसी है वो 6 से 12 महीने के नज़रिए से ₹500 इसका फेयर प्राइस रहेगा, और आरईसी में मैं रिकमेंड करूँगा कि बाय ऑन डिप की सलाह रिकमेंड करूँगा। अभी ये भाव पे आरईसी लेने से बेहतर पीएफसी होगा, जहाँ आपको दोनों प्ले एक साथ मिलता है। और एट द सेम टाइम अगर हम कारोबार की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो पावर की जो फाइनेंसिंग की जो स्टोरी है वो पीएफसी, आरईसी और आईआरईडीए के थ्रू प्ले होगी। और ये जो स्टोरी है ये स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरी है। हालाँकि जिस तरह से अभी हमने स्क्रीन पर भी देखा कि दोनों स्टॉक में ऑलरेडी 300% रिटर्न बन चुका है। तो अब यहाँ से जो रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन है कहीं न कहीं वो हमें कम करनी होगी। एक अराउंड 15 टू 18% काइंड ऑफ रिटर्न एनुअली यहाँ से मिलने की एक संभावना हो सकती है।
एक वन राउंड ऑफ रीरेटिंग हो चुका है, और अगर मुझे आज यहाँ पिक करना होगा तो डेफिनेटली पीएफसी में चूज करूंगा एज कम्पेयर टू आरईसी विथ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर सनी की राय बेहद ही क्लियर, पीएफसी आरईसी के बजाय पीएफसी ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, मौजूदा स्तर पर भी खरीदारी का मौका है पीएफसी में। अगले एक साल के लिए 500 का लक्ष्य देख रहे हैं। आरईसी जिनके पास है वो होल्ड करिए, लेकिन फ्रेश एंट्री मत कीजिए, थोड़ा नीचे आए तब आप आरईसी में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन पीएफसी में अभी भी तेजी के ट्रिगर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं 500 के लक्ष्य के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगली जोड़ी हमारी आ रही है ऑयल एंड गैस सेक्टर से, स्पेस से, एचपीसीएल और बीपीसीएल। ये भी आपने देखा होगा, जब चलते हैं दोनों तो साथ में चलते हैं, टूटते हैं साथ में टूटते हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर इन दोनों ही कंपनियों के लिए क्रूड का है। जब क्रूड हम देखते हैं कि क्रूड में जब नरमी आती है तो इन दोनों कंपनियों को काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए ऐसा बोला जाता है कि इनके बैलेंस शीट में सुधार होता है, इनके मार्जिन सुधरते हैं जब जब क्रूड नीचे आता है। तो क्रूड तो एक ट्रिगर का काम करता ही है इन दोनों ही कंपनियों के लिए, कॉमन ट्रिगर है। उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि इन दोनों कंपनियों की जो मार्जिन प्रोफाइल है वो काफ़ी मजबूत हुई है। तेल और गैस सेक्टर में सरकार निवेश बढ़ा भी रही है, तो इसका भी यहाँ पर फायदा इन दोनों कंपनियों को मिलने की बात की जा रही है। और मिडिल ईस्ट से भी कॉन्ट्रैक्ट इनके लिए बढ़े हैं इन दोनों ही कंपनियों के लिए। तो इस स्पेस में बीपीसीएल और एचपीसीएल, जिसको कि हम ट्विंस बोल सकते हैं, एक जोड़ीदार है अच्छी, दोनों अलग अलग कंपनियां हैं एक ही सेक्टर से, लेकिन दोनों देखिए साथ में चलती हैं साथ में गिरती हैं। और हमने देखा कि अगर एक साल का हम रिटर्न देखें तो बीपीसीएल अभी तक 70% चल चुकी है, वही एचपीसीएल में 114% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो दोनों में ही लगभग 50% से ज़्यादा की तेजी ये दोनों स्टॉक्स बीते एक साल में दिखा चुके हैं। सनी, इन दोनों कंपनियों पर राय दीजिए, बीपीसीएल और एचपीसीएल में कौन सी कंपनी बेहतर लग रही है आपको, या फिर दोनों ही कंपनियां अच्छी लग रही हैं? पूजा जी, वैसे तो ये जो पूरा सेक्टर है इसमें कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंशियल ईयर 24 है, जो करंट ईयर है, ये काफी अच्छा समय रहा है। और इसके बेसिकली दो कारण है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। जो क्रूड ऑयल जो था कुछ महीने पहले $95 के आसपास चल रहा था, वो कहीं ना कहीं करेक्ट होकर अब $75-80 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। और उसके सामने जो पेट्रोल और डीजल के दाम है, गवर्नमेंट ने वो कहीं चेंज नहीं किए हैं। तो जो मार्केटिंग मार्जिन हम जिसे कहते हैं, जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है, एचपी, बीपी, आईओसी, वो ये साल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और इसी के चलते हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर 24 है, इसमें जो मार्जिन है बेसिकली मार्केटिंग फ्रंट पे, वो काफी जोरदार रहेगी। अर्निंग ग्रोथ भी बहुत जोरदार आएगी। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं हमने देखा है कि पिछले 3-4 महीने में काफी एक अच्छे रिटर्न ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बने हैं। और अब जब इसमें बस एक थोड़ा कॉशियस ये रहना होगा कि अगर हम इलेक्शन के पास जैसे जैसे अप्रोच होंगे, क्या गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेगी? बजट का जिस तरह से बजट आया था वो देखकर तो नहीं लगता है, बट एक माइनर रिस्क फैक्टर वो हो सकता है। तो अगर मुझे बीपीसीएल और एचपीसीएल में से चूज करना होगा तो एट करंट जंक्चर में एचपीसीएल को चूज करूंगा। और बीपीसीएल को मैं बाय ऑन डिप की रिकमेंडेशन पर रखना चाहूंगा। बट फिर से मैं एक कॉशियस नोट देना चाहूंगा कि हालांकि अभी तक सब कुछ अच्छा है एचपीबीपी के लिए, फिर भी अगर पेट्रोल या डीजल के दाम में कहीं कटौती आती है तो एक वो टेम्पररी सेटबैक हो सकता है। और अगर मैं अर्निंग ग्रोथ की बात करूं तो FY24 के बाद FY25 और 26 में जब इनके मार्जिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो हमें डी ग्रोथ दिखेगा कहीं ना कहीं अर्निंग में। बट अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूं, उसके बावजूद भी वैल्यूएशन, अगर मैं प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल की बात करता हूँ तो 6 to 7 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहे हैं। प्राइस टू बुक पे अगर बात करें तो 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पर है। और दोनों कंपनी बीपीएचपी दोनों तकरीबन 18 से 20% का ROE बनाती है। और डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है। तो मिक्स एंड मैच थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, स्पेशली गवर्नमेंट के एंड से कहीं इंटरवेंशन आता है पेट्रोल और डीजल के दाम में, तो ये एक टेम्पररी एक नीजक रिएक्शन भी हम स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। तो बीपीसीएल एचपीसीएल में एचपीसीएल पर मुहर यहाँ पर सनी जी की तरफ से, और अगले एक साल के लिए 550 का लक्ष्य देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी रीजनिंग भी यहाँ पर इन दोनों ही कंपनियों के लिए दी है। हाँ, लेकिन इलेक्शन ईयर है, उसके लिए थोड़ा कॉशियस भी रहने की सलाह आपको दी गई है इन दोनों ही कंपनियों में। बाकी लॉन्ग टर्म आउटलुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इन मौजूदा स्तर पर एचपीसीएल ज़्यादा बेटर लग रहा है खरीदारी करने के लिए। 550 के लेवल्स आगे देख रहे हैं सनी। अब तीसरी जोड़ी पर आते हैं और वो है रेलवे स्पेस से RVNL,
IRFC, ये दो स्टॉक्स भी साथ में ही चलते हैं। और बीते कुछ समय में हमने देखा रेलवे स्टॉक्स काफ़ी फोकस में भी थे, रिटेल निवेशकों को पसंद भी आ रहे हैं। और ये देखिए, एक साल का रिटर्न, जोरदार तेजी स्टॉक में देखने को मिली। RVNL में 250% की तेजी, IRFC में 434% की तेजी। वैसे तो तमाम रेलवे स्टॉक्स चले हैं, लेकिन ये दो स्टॉक्स में हमने एक कॉमन फैक्टर जो निकाला कि अमूमन ये दोनों साथ में ही चलते हैं। रेलवे पर जिस तरह से सरकार फोकस कर रही है, उसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है। ऑर्डर पाइपलाइन दोनों ही कंपनियों की काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। और रेलवे कंपनियों के लिए ये भी बात हो रही है कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर से भी कंपनियों के लिए काफ़ी सारे अवसर यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। इस वजह से RVNL और IRFC ये एक तीसरी जोड़ी के तौर पर निकलकर सामने आई है, जिसमें कि हम शानदार तेजी देख रहे हैं। तो सनी, RVNL, IRFC, क्या व्यू बन रहा है आपका? ओवरऑल रेलवे सेक्टर आपको कैसा लग रहा है, उसमें ये दोनों कंपनियां कैसी लग रही हैं और क्या व्यू बन रहा है आपका? पूजा जी, डेफिनेटली रेलवे सेक्टर ने एक बहुत अच्छी रिटर्न बना के दिए हैं पिछले 8 9 से 10 महीने में। और अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें स्टॉक स्पेसिफिक होने की जरूरत है। जिस तरह से ये क्वार्टर में ये क्वार्टर के एंड में कंपनी की जो ऑर्डर बुक थी, तकरीबन 60 62 हजार करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक थी। कंपनी सालाना 20 से 22 हजार करोड़ टॉप लाइन करने की क्षमता रखती है। एट द सेम टाइम 1500 से 1800 करोड़ का रुपए का बॉटम लाइन कंपनी दर्ज करने की क्षमता रखती है। 50 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना कि एक गुड कंपनी विद डिसेंट ऑर्डर बुक एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो RVNL में वो सब खूबियां मुझे नजर आती है। और एट द सेम टाइम जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया है कि जो नया कॉरिडोर आएगा इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप का, उसका भी एक कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी RVNL रहेगा। वंदे भारत की जो कोचेस एडिशन होंगे वो 2025-26 के बाद RVNL के ऑर्डर बुक में जुड़ जाएंगे, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 300 रुपए के टारगेट से विद 1 ईयर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन हम RVNL देख सकते हैं। IRFC जो कि एक फाइनेंसिंग आर्म है रेलवे, इंडियन रेलवेज की, वहां मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन बहुत ऊंचे हैं। तकरीबन 3.5 से 4 टाइम प्राइस तो बुक मल्टीपल पे चल रहा है। और एट द सेम टाइम सिंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग बहुत ज्यादा है IRFC में, एक ऑफर फॉर सेल आने का भी एक ओवरहैंग मुझे IRFC में दिखता है। तो मेरी ये राय रहेगी कि IRFC से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जहां वैल्यूएशन का कंफर्ट है RVNL, वहां शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो IRFC अगर आपके पास है तो आप निकल सकते हैं। RVNL ज़्यादा बेहतर लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह। अगली जोड़ी पर आते हैं, और ये जोड़ी है इंश्योरेंस सेक्टर से। न्यू इंडिया एश्योरेंस और GIC एश्योरेंस, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। एक बार आपको रिटर्न दिखाते हैं, और पिछले एक साल में रिटर्न देखिए, दोनों साथ ही चली हैं और लगभग रिटर्न भी साथ एक ही समान है दोनों का। न्यू इंडिया का देखिए 140% चली है, और GIC रीएश्योरेंस करीब करीब 150% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली। हम आपको फैक्टर्स भी दिखाते जाएंगे। बट सनी जी, इन दोनों कंपनियों पर राय दीजिए, क्या व्यू बन रहा है आपका? मेरी राय रहेगी कि जो एक एक राउंड ऑफ रीरेटिंग होना था बिकॉज ऑफ अंडर वैल्यूएशन, वो GIC और न्यू इंडिया में दोनों में हो चुकी है। और अब कहीं ना कहीं एक जो एक ऑपरेटिंग मेट्रिक इंप्रूवमेंट है, जो कंबाइंड रेशियो वगैरह है, उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। तो मेरी इसमें जो राय रहेगी वो बाय ऑन डीप की रहेगी। हालांकि अगर मुझे ये सेक्टर में से कुछ पिक करना होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो मेरा बेटर पिक रहेगा ICICI जनरल इंश्योरेंस, ICICI GI। और जो न्यू इंडिया और GIC आ रही है, मैं इसमें वेट एंड वॉच का अप्रोच लेना चाहूंगा। मे बी और एक क्वार्टर थोड़े नतीजे अच्छे आएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद मैं इसमें बाइंग की सलाह दूंगा। वेट एंड वॉच की रणनीति फिलहाल काफ़ी चल चुकी है ऑलरेडी ये कंपनियां। एक आध नतीजे देखकर फिर यहाँ पर राय लेंगे। अब आते हैं एक और जोड़ी की तरफ, और ये दोनों लेड कंपनियां हैं। HEG ग्रेफाइट इंडिया, ये जोड़ी तो काफ़ी पुरानी है, आज से नहीं पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं। और एक बार रिटर्न आपको दिखाते हैं, देखिए दोनों के रिटर्न ऑलमोस्ट बराबर है। HEG ग्रेफाइट इंडिया दोनों में ही करीब करीब 60% की तेज़ी देखने को मिली है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। ये जो आज हम शो कर रहे हैं उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल HEG ग्रेफाइट इंडिया है। लेकिन कंपनी कैसी है, फंडामेंटल्स कैसे, ये तो हमें सनी ही बता पाएंगे। सनी, HEG ग्रेफाइट इंडिया कैसी लग रही है आपको मौजूदा स्तर पर? अगेन HEG और ग्रेफाइट इंडिया दोनों जो है, ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल सिक्लिकल प्ले होता है। और हमने देखा है कि हिस्टोरिकली इसमें चाइना का एक बहुत बड़ा रोल होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड। एंड एट द सेम टाइम इसका जो कंजम्पशन है प्रीडोमिनेंटली स्टील इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री में
होता है। और इसमें जिस तरह से हम शुगर सेक्टर को एक बॉटम पे पकड़ते हैं और एक टॉप में कहीं न कहीं साइकिल के टॉप पे सेल करते हैं, तब इसमें पैसा बनता है। तो मेरी सलाह रहेगी, अगेन इसमें सेम राय रहेगी कि वेट एंड वॉच का मैं अप्रोच लेना चाहूँगा। जब इंडस्ट्री के फ़ेवर में कुछ फैक्टर्स आएँगे, उस वक़्त मे बी एचईजी और हैग हम लोग मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें भी वेट एंड वॉच रणनीति अपनाएं, जिनके पास है वो भी थोड़ा इंतजार करें आगे रणनीति अपनाने के लिए, और फ्रेश खरीदारी की फिलहाल सलाह नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी होगी। अगले ये सेक्टर पर आते हैं, अगली जोड़ी पर आते हैं, और ये है गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस। हालांकि दोनों कंपनियों के बिजनेस मॉडल में पिछले कुछ समय में थोड़ा फर्क आया है, डाइवर्सिफाई किया है दोनों कंपनियों ने अपने अपने कारोबार को। एक साल का रिटर्न देखिए, मुथूट फाइनेंस 36%, मनप्पुरम फाइनेंस 56%, लेकिन दोनों का कोर कारोबार गोल्ड फाइनेंसिंग ही है। तो जब हम देखते हैं कि सोने में उतार चढ़ाव दिखता है, तो ये एक कॉमन फैक्टर है जो कि दोनों कंपनियों पर असर करता है। बाकी के फंडामेंटल्स हम सनी जी से समझेंगे। सनी जी बताइए, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, क्या करना चाहिए इन दोनों कंपनियों में? मेरी दोनों ही कंपनी पे बाय की रिकमेंडेशन रहेगी, और इसका एक मुख्य कारण ये है कि कहीं न कहीं एक जो मार्केट में फ़ियर था कि जो बैंक कहीं न कहीं जितने भी बैंक्स हैं वो अपने गोल्ड लोन पे एग्रेसिव हुए थे बीच में, और उसके चलते जो मुथूट और मन्नापुरम के जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है उसमें कहीं न कहीं मार्जिन का इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा। हालाँकि वो जो नैरेटिव था वो कहीं न कहीं डाई डाउन हुआ है, और डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन फ्रॉम बैंक, मुथूट और मन्नापुरम ने दोनों ने अपने गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में अच्छी ग्रोथ दिखाई है, और मैनेजमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है आगे जाकर ये सेगमेंट को लेकर के। और आपने बहुत सही कहा कि एट द सेम टाइम ये दोनों कंपनियों ने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया है माइक्रो फाइनेंस में और होम फाइनेंस में। इनफैक्ट मन्नापुरम का जो एक माइक्रो फाइनेंस आर्म है उसका आईपीओ हालाँकि डिले हुआ है, वो भी एक कहीं न कहीं एक एक री-रेटिंग का ट्रिगर रहेगा। तो मेरा मुथूट और और मन्नापुरम में दोनों में बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। मन्नापुरम में विथ प्राइस टारगेट ऑफ ₹200 विथ एन इन्वेस्टमेंट होराइज़न ऑफ 1 ईयर, और मुथूट में जो प्राइस टारगेट रहेगा वो 1500 प्लस का रहेगा विथ इन्वेस्टमेंट होराइज़न ऑफ 1 ईयर। तो अभी तक जितनी भी जोड़ियां हमने डिस्कस की, हम मुझे लग रहा है कि सनी जी गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को आपने थम्स अप दिया, क्योंकि दोनों ही कंपनियां आपको अच्छी लग रही हैं। दोनों के लिए टारगेट आपको बताए गए, यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहे हैं। एक साल के लिए मुथूट में 1500 के लक्ष्य के लिए आप तेजी कर सकते हैं। मनप्पुरम फाइनेंस भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप तेजी कर सकते हैं 200 के लक्ष्य के लिए। अगली जोड़ी है श्रिम्प एक्सपोर्टर्स, श्रिम्प कंपनियां अवंती फीड्स और एपेक्स फ्रोजन। हाल फिलहाल में ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रही है, और यहाँ पर भी कोई खबर आती है दोनों साथ में चलने लगती है। थोड़ा रिटर्न में आपको फ़र्क ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि एक ही कारोबार की है, और हम देखते हैं अमूमन ये दोनों कंपनियां साथ में चलती हैं। जब भी श्रिम्प एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई खबर आती है, अभी बजट में सी फूड एक्सपोर्ट दोगुना करने की भी बात की गई थी, वो भी एक बड़ा ट्रिगर था इन दोनों ही कंपनियों के लिए। सनी जी, आपका क्या व्यू बन रहा है अवंती फीड्स और एपेक्स फ्रोजन पर? अगेन पूजा जी, इसमें मेरा यही व्यू रहेगा कि वेट एंड वॉच का व्यू लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि जिस तरह से अभी जो खबर आई थी, पॉजिटिव खबर जिसके चलते इन्हें एक ट्रैक्शन मिलना था, वो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। और अब मैं एक्चुअली कंपनी के जो नतीजे हैं उसके आने की वेट करूंगा। कहीं ना कहीं अगर बड़ा अपटिक हमें देखने मिलता है अर्निंग में आगे अगले कुछ क्वार्टर में, उसके बाद हम ये सेक्टर पे एक पोजीशन बना सकते हैं। तो राइट नाउ मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव न्यूज़ है स्टॉक प्राइस में डिस्काउंटेड है, और कहीं न कहीं इसमें वेट एंड वॉच का नज़रिया रहेगा मेरा। ठीक है, तो वेट एंड वॉच की राय इन दोनों ही कंपनियों पर। अगली जोड़ी आ रही है, एक और पावर स्पेस से जोड़ी है, एनटीपीसी एनएचपीसी। एनएचपीसी तो हाल फिलहाल में काफ़ी फोकस में रहा है, हमें सवाल भी काफ़ी मिलते हैं एनएचपीसी से जुड़े। स्टॉक रिटर्न देखिए, एनटीपीसी लगभग लगभग 93% चला, और एनएचपीसी में भी लगभग लगभग उतनी ही तेज़ी देखने को मिली है। सनी जी, आपकी राय एनटीपीसी और एनएचपीसी पर? अगेन पावर सेक्टर, हालाँकि पावर जनरेशन की कंपनीज़ हैं दोनों, और दोनों ही काफ़ी अच्छा कर रही हैं। मुझे लगता है कि अगेन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है अगर हम एनटीपीसी और एनएचपीसी की बात करें। और अगेन मेरी दो बट हालाँकि अगर मैं स्टॉक प्राइस की बात करता हूँ, तो कहीं न कहीं जो पॉजिटिव फैक्टर हैं, वो स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो मेरी बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी इसमें।
एनटीपीसी में विद फेयर वैल्यू ऑफ 300 रुपीज ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ, और एनएचपीसी में 90 रुपीज का जो फेयर वैल्यू है विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। तो अगर बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल रहेगा एनटीपीसी और एनएचपीसी दोनों। ठीक है, तो कुल 8 जोड़ियां हमने डिस्कस की, हमने आपको रिकमेंडेशन भी बताए। आप चाहें तो यूट्यूब पे भी है ये, आप पीछे जाकर वापस से ये शो देख सकते हैं, वापस से जो भी सनी जी के रिकमेंडेशन थे वो भी आप देख सकते हैं इस शो में। सनी जी, हमने कब कुल 8 जोड़ियां डिस्कस की हैं। जाते जाते एक सवाल, इनमें से फेवरेट जोड़ी आपकी कौन सी थी? मेरी इसमें से फेवरेट जोड़ी रहेगी एट अ करंट जंक्चर, ऑब्वियसली रेलवे वाली, कहीं ना कहीं आईआरएफसी और आरवीएनएल, क्योंकि मुझे लगता है कि हालांकि एक करेक्शन हमने देखा है पीएसयू कंपनीज में अभी ऑफ लेट, बट एक ये मौका है कि कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टॉक में एंटर करने का, जहां स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है, और काफी एक अच्छा केस स्टडी भी रहा है कि पिछले 8-9 महीने में काफी पैसा भी बना है इसमें, दोनों ही कंपनियों में इनफैक्ट। और एक अच्छा मौका भी है कि आप एक ओवर वैल्यूड कंपनी से निकल के एक डिसेंट वैल्यूएशन वाली कंपनी में एंटर कर जाओ, जहां काफी एक स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिहाज से दिखती है अर्निंग ग्रोथ। तो बेस्ट जोड़ी का टैग जाता है रेलवे स्टॉक्स, रेलवे कंपनियों को, आरवीएनएल और आईआरएफसी, जिसमें कि आरवीएनएल बेस्ट नजर आ रहा है, वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं। आप आईआरएफसी में से निकलकर आरवीएनएल पे अपना निवेश शिफ्ट भी कर सकते हैं, ये भी एक रणनीति आप अपना सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि इस शो के ज़रिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ मिले होंगे निवेश के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये शो आपको पसंद भी आया होगा। आप यूट्यूब पे जाकर अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग भी है ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर, ये शो की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।